नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के अगले चरण की। 18 प्लस को वैक्सीनेशन की। कोरोना के कहर के बीच देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को भी टीका लगेगा। इससे पहले 45 साल से ऊपर के लोग ही टीका लगवा सकते थे। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। सरकार ने साफ किया है कि लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी आईडी की जरूरत होगी। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पेंशन की पासबुक से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन का वक्त बदलने से लोगों में गुस्सा दिखा। पहले बताया गया था कि 28 अप्रैल से कोविन आरोग्य सेतु और उमंग ऐप तीनों प्लेटफॉर्म पर 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन जब लोगों ने रजिस्ट्रेशन की कोशिश की तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आरोग्य सेतु ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि कोविन आरोग्य सेतु और उमंग ऐप तीनों प्लेटफॉर्म से शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वहीं सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू तो कर दिया है, लेकिन वैक्सीन की कमी की खबरें अभियान पर सवाल खड़े कर रही हैं। मुंबई में ही कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। सिर्फ 75 वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाया जा सका है, जबकि कुल सेंटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 136 है। दूसरे कई राज्यों में भी वैक्सीन की कमी बड़ा मुद्दा है। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज हम फोकस करेंगे टीका रजिस्ट्रेशन के नियमों की। रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों से कैसे निपटें, टीके से पहले और टीके के बाद किन बातों का ख्याल रखें, टीके से पहले पैरासिटामोल लेना कितना सही होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतने बड़े ग्रुप को टीका लगाने के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होंगी। क्या टीके की एज ग्रुप बढ़ाने से ओवरऑल टीकाकरण प्रभावित तो नहीं होगा। तो आपको बता देते हैं कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर बाद 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए उनको कोविन ऐप का इस्तेमाल करना होगा या फिर वो आरोग्य सेतु पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 1 मई से नए चरण की शुरुआत हो जाएगी टीकाकरण की। अब तक केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 18 साल से ऊपर तक के 44 साल तक के लोगों को भी अब वैक्सीन लग सकेगी। हालांकि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगती रहेगी। और इसी के साथ हम भी आपसे ये आग्रह करेंगे कि बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उस पर बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए। अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को या आसपास के रहने वाले लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह कीजिए, ताकि कोरोना से जो जंग है उसमें हम और मजबूत बन सकें। और ये मजबूती तभी आएगी जब हर कोई वैक्सीनेट हो चुका होगा। और ना केवल पहली डोज बल्कि दूसरी डोज भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं कि वैक्सीन लेने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको केवल अपने एक आईडी की जरूरत होगी, जिसके बाद आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप पर या फिर कोविन वेबसाइट पर भी जाकर करवा सकते हैं। लेकिन 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू तो कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी की खबरें अभियान पर सवाल खड़े कर रही हैं। मुंबई में ही कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सिर्फ 75 वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाया जा रहा है, जबकि कुल सेंटर्स की संख्या 136 है। दूसरे कई राज्यों में भी वैक्सीन की इसी तरह से कमी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जो भी 18 साल से ऊपर के लोग होंगे उनके लिए। लेकिन इस दौरान क्या खास बातों पर ध्यान देना होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे जो 2 खास मेहमान हैं उनसे मुलाकात करवा देती हूं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आपके साथ शुरुआत करते हुए कि वैक्सीन अब तक हम जो बातें कर रहे थे कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को लगनी चाहिए, तो अभियान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोर जरूर दिया गया है, लेकिन अब एहतियात किस तरह से बरता जाए वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद।
अभी जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया इसमें सिर्फ एज ग्रुप अलग कर दिया है। जो ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप थे स्वास्थ्य के हिसाब से 60 से ऊपर वाले, 45 से ऊपर वाले जिनको बीमारियां थी, उनमें तो वैक्सीनेशन काफी कारगर साबित हुई। कारगर से मतलब सुरक्षित निकल गई। अब तो 18 से ऊपर सभी लोगों को लगना है, एक्स्ट्रा एहतियात की कोई जरूरत। ये जरूर है जो वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में हुई थी, जो गुमराह करने वाले तत्व थे वो विलीन हो चुके हैं समाज से। उसमें सांप्रदायिक तत्व थे जो अफवाह फैला रहे थे, कुछ डराने वाले थे जो अफवाह फैला रहे थे, ये भाग गए हैं क्योंकि उनको खुद वैक्सीन अब लग गया है, चुप हो गए हैं। तो अब खासकर 18 से 44 जो एज ग्रुप है, ये काफी मुझे साइंटिफिक टेम्पर का एज ग्रुप लगता है। टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, सोशली कनेक्टेड हैं, और ये लोग गुमराह नहीं होंगे। तो इन लोगों से सबसे ये है कि माइल्ड साइड इफेक्ट वैक्सीन का पार्ट है, उससे डरे नहीं। तो होगा जिसमें हल्का फुल्का बुखार आना, में जाना होगा, डरना नहीं है। आप पूरी तरह रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन ड्राइव को खुद कराइए और लोगों से करवाइए। वही एक अब तरीका बचा, लास्ट रिजॉर्ट है जो हम अब इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन जो जिनको मैं कहता हूं असामाजिक तत्व, जिन्होंने इंडिया को इस तंत्र में धकेला है, उनसे बाद में निपट लेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनीता आपके पास आऊंगी। अगर किसी मरीज को वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन वो वायरल फीवर से जूझ रहा है या टाइफाइड से या किसी भी तरह के खांसी बुखार जुकाम से जूझ रहा है, तो कितने दिन बाद उसको वैक्सीन लगानी चाहिए? ओके, अगर खांसी से है कि बुखार है, बट आपको फर्स्ट थिंग करना है कोरोना टेस्टिंग करना है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करना है, और उसके साथ साथ भी सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट करना है। क्योंकि कभी कभी होता है आरटीपीसीआर फॉर कोरोना इज नेगेटिव, बट और चेस्ट सीटी स्कैन में दिखाई दिया टिपिकल 4 and 5, उसको अभी हमको कोरोना के तरीका का ट्रीटमेंट करना है। तो एक बहुत ही वी हैव टू रूल आउट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ओके, अगर वायरल फीवर होगा तो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बट थोड़ा आपका बुखार कम हो गया, जुकाम कम हो गया, आप थोड़े अच्छे फील कर रहे हैं, 3 दिन बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड और आरटीपीसीआर नॉर्म्स है, स्कैन करवाए वो। जी बिल्कुल। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हो जाना चाहिए, और अब ओपन हो गया है। तो ऐसे में डॉक्टर अंशुमन, जिस तरह से लगातार देश भर से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की अब भी कमियां देखने को मिल रही हैं, अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को ही हम पूर्ण रूप से अभी वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और ज्यादा हॉचपॉच और जो भी असमंजस की स्थिति अब पैदा हो सकती है? क्योंकि अभी ऑलरेडी वैक्सीन की कमी है और ऊपर से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन देना। शिवानी, आम जनता के लिए जरूर ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी है, कैसे करेंगे। लेकिन बीइंग ए हेल्थ स्ट्रेटजी, जो मेडिकल के काम को इतने सालों से मैं देख रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, इसका बहुत ऑर्गेनाइज एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करेंगे, मतलब डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसमें 2 कंपनी आपकी इंडिया की प्रोडक्शन में, उसका प्रोडक्शन लेवल कितना है, किस लेवल से ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक स्पुतनिक भी आपने रसिया का अलाउ कर दिया, कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट हुआ है, कितने वैक्सीन आने हैं। अगर फिर भी लगता है वैक्सीनेशन की कमी है तो आप दूसरी कंपनी को अलाउ कर लीजिए, जिसमें मॉडर्ना है, फाइजर है, बहुत सारी कंपनी के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अलग कंट्री वाले लगा रहे हैं। इनको करने के बाद डिमांड एंड सप्लाई चेन को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के टाइमिंग को बढ़ाइए, अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक चलाइए, मिनिमम अगर हो सके 24/7 तो चलाइए, खासकर घनी आबादी का जो प्रदेश है जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र। दूसरा, स्लॉट वाइज अलॉटमेंट कीजिए, जिनको जिस स्लॉट में मिला है उसी समय, ताकि क्योस ना हो। अपने जाए वैक्सीन लगवा के कम से कम लोग निकले, नहीं तो पता चला इन्फेक्टेड लोग पहुंचे और संक्रमण बढ़ना चालू हो गया। इस तरह से अगर इसको मैनेज करें तो बहुत आसान काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, दिखाते बहुत बड़ा काम है नहीं बहुत बड़ा काम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर वैक्सीन की कमी है तो किस तरह गवर्नमेंट उस चीजों को मैनेज कर सकती है। डॉक्टर अनीता, अगर वैक्सीन लगने के बाद बुखार आता है तो फिर क्या करना चाहिए मरीज को? के बाद बुखार आता है, सबको आता है, बट कुछ आदमी को नहीं आता है। अगर आ गया है तो वैक्सीन के बाद ज्यादा माइल्ड फीवर कुछ लेने की जरूरत नहीं है,
सपोज आपका बुखार 100 के ऊपर चले गए, यानी टेक का पैरासिटामोल और कॉम्प्लीपैक और कैल्पॉल टैबलेट सुबह एक शाम कर 2 दिन करके नेक्स्ट 2 to 3 days ले लीजिए। टोटली 72 आवर्स तक से बुखार कम हो जाता है। तो दैट इज दैट रिलेटेड माई फीवर। बदन के भी दर्द भी होते हैं, ये पैरासिटामोल से आपका हो जाए 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली 2 to 3 days हो जाना। जी बिल्कुल, डॉक्टर अनीता ने बताया कि अगर आपको बुखार आता है तो उसके बाद आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या वो दवाइयां होंगी जो आप ले सकते हैं। डॉक्टर अंशुमन, अब भी ऐसी कई चीजें हैं, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर उतनी जागरूकता लोगों में नहीं है। अब तो तब भी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 5 में से 2 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अब भी वैक्सीनेशन को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़े स्तर पर जब वैक्सीनेशन होगा तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जागरूकता के क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए, या स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं कोई कमी है कि लोग अब भी जागरूक उतने नहीं हो पा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? शिवानी, डेमोक्रेसी के नाम पे भारत में बहुत सारी अवधारणाएं, अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनपती है, उसको पनपने दिया जाता है। मैं इस बात की बिल्कुल भर्त्सना करता हूं कि डेमोक्रेसी की आड़ में ये नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे बकवास ये लोग फैलाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं होता, जिसके पीछे कोई मेडिकल एक्सपर्ट का इनपुट नहीं होता है, और उससे बेचारे गुमराह हो जाते हैं। मीडिया ने अपना काम बखूबी निभाया है। पूरे 1.5 साल लगभग होने को आ गए, पूरी तरह जागरूक किया, हर ड्राइव को सपोर्ट किया। गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो बेचारे गुमराह हो जाते हैं उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर ज्यादा तंग करें तो व्हाट्सएप और फेसबुक को बैन कर दो कुछ दिनों के लिए कंट्री में। अफवाह और गुमराह बंद करो इसको। डेमोक्रेसी के आड़ में ये सब नहीं चलना चाहिए। देखो अभी जाने जा रही हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हेल्थ एक्सपर्ट पीड़ित हैं कि सामने से जाने जा रही हैं, हमें रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, आपको क्या लगता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर जो लोग वैक्सीनेट होके आ चुके हैं, उन लोगों को अपना एक वीडियो बनाकर साझा करना चाहिए जिससे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें वैक्सीनेशन प्रोसेस में? ये एडिशनल मनोबल बढ़ाने वाली बात की बिल्कुल हेल्थ केयर वर्कर कर देंगे। हम लोग जब पहली बार, जब जिसमें सबसे ज्यादा चल रहा था वैक्सीनेशन का बहुत साइड इफेक्ट है, जाने भी जा सकती है, तब हेल्थ केयर वर्कर हम लोगों ने पहली बार सबसे पहले वैक्सीन लगवा लिया और पूरे कंट्री को एक एग्जाम्पल बना के दिखाया कि देखो हम लगवा रहे हैं, हमें विश्वास है, तब तो हम और जीवित हैं। मेरे लिए तो, मैं तो सर्जन था, ऑपरेशन कर रहा था, जाके वैक्सीन लगना है, फिर आगे ऑपरेशन किया। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है? हम लोग बिल्कुल वीडियो डालेंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को पकड़ो जो गुमराह करते हैं, बेईमान हैं, अराजक तत्व है, वो समाज को गुमराह न करें। समाज बहुत पीड़ित है, एक एक बेड, एक एक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, इसको मत गुमराह करो, बहुत हो गया। जी बिल्कुल, ये हम पर ही डिपेंड करता है। अगर वैक्सीनेट होकर आते हैं तो आप जरूर एक वीडियो बनाएं और साझा कीजिए, और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन प्रोसेस में हिस्सा लें, ना कि वो कहीं से माइंड उनका डाइवर्ट हो। डॉक्टर अनीता, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग अब वैक्सीनेट होने वाले हैं, उनमें अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कई तरह की बीमारियों से जूझते हैं, तो उसमें से 18 साल के ऊपर के भी ऐसे कई लोग होंगे, तो क्या उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए? Yes, एक बात हम बताना चाहते हैं एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस थिंग कि हम जब वैक्सीन लेते, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीनेटेड पर्सन इन द कंट्री। तो उसी समय जब हम वैक्सीन लेते हैं, हमने हमारा वीडियो बनाए हैं और हमने फेसबुक, ट्विटर, इन माय इंस्टाग्राम, एंड दैट वेंट राउंड इन मेनी ऑफ द, और कई प्रेरित भी हुए होंगे डॉक्टर अनीता आपसे, आपके इस काम से कई प्रेरित हुए होंगे। जी Yes, lots of likes and many people said, okay, we are confident. Okay, हमने वीडियो बना करके भेजे, आपने राइट बोले हैं, हम लोग अगर सब करेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसको देखने के बाद बहुत सारे आदमी ही डर से वैक्सीनेशन के लिए, आपको हेजिटेंसी चला गया, उतना हेजिटेंसी नहीं है बिकॉज केसेस बढ़ रहा है। जी ओके, कमिंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन था, किसको देना है किसको नहीं देना है 18 साल के ऊपर जिसका उम्र है, so straight away contraindication is children allowed less than 18. But second is जो pregnant lady के वेट कर रहे हैं डिलीवरी के, उसको देना नहीं है। जो लैक्टेशन ब्रेस्ट कर रहे हैं उनको देना नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू जिसका हाइपरटेंशन डायबिटीज है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड गिव। जो इतनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गो एंड गिव। यू कैन कंसल्ट फिजिशियन, आप फिजिशियन से लिखवा लीजिए और कंसल्ट कर
बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। आपने वैक्सीनेशन सेंटर में स्ट्रेट आ जाइए, वैक्सीन लग जाएगा, बिकॉज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, नाउ नथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पॉइंट नंबर 6 इज दैट जिसका जो एनाफाइलैक्सिस, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, छोटा खाने से वो बदन में खुजली होता है, सांस फूलते हैं, कुछ लगने के बाद होता है। एनाफाइलैक्सिस, एलर्जी, उनको तो दवा और तो वैक्सीन अभी नहीं लेना है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन। जी बिल्कुल। जो कैंसर पेशेंट है, जिसका ब्लड कैंसर है और जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसका चल रहा है, वही कैंसर पेशेंट खाली लेना नहीं है। बाकी कैंसर पेशेंट आप ले सकते हैं कीमोथेरेपी के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, और रेडिएशन और सर्जरी के 3 दिन पहले 3 दिन बाद। सब कैंसर पेशेंट ले सकते हैं एक्सेप्ट ब्लड कैंसर ऑन ट्रीटमेंट। एंड जिसका बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चल रहा है उसको अभी नहीं लेना है, बिकॉज उनका इम्यूनिटी काफी कम है, वो एंटीबॉडी बना नहीं सकेंगे बॉडी के अंदर। जी तो बिल्कुल। इसके अलावा सब है। जी डॉक्टर अंशुमन, कई ऐसे लोग हैं जो पहली डोज तो ले रहे हैं, उसके बाद संतुष्ट भी बैठ जा रहे हैं, तो ऐसे में उस टाइम इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है और ज्यादा बीमारियों के पकड़ने का खतरा होता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी डोज लेना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर? इसलिए दोनों डोज का जरूर ले। अगर 3rd डोज की ट्रायल जब आएगी तब की बात तब देखी जाएगी। जी बिल्कुल। जैसा कि तरह से डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि आप ग्रुप्स बनाकर देखिए कि कौन वैक्सीनेट हो रहा है कौन नहीं, और जितना बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा ले सकते हैं ये बेहतर चीज है। और ना केवल एक डोज लेनी है बल्कि दोनों ही डोज आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने बताया। डॉक्टर अनीता, जिस तरह से वैक्सीन की कमियां हो रही हैं देश में, कई ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कई मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में 136 वैक्सीनेशन सेंटर्स है, लेकिन अभी वहां पर केवल 75 ही चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की जो वायल है वो बर्बाद भी हुई है, तो ये भी एक क्या बड़ा कारण है वैक्सीन के बर्बाद होने का या फिर किल्लत का? ये भी देख चुका है कि काफी हमारे इंडिया में 6% वैक्सीनेशन रेट था। तो गवर्नमेंट उसके बाद चेक किया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किया, उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन का वेस्टेज 1% का लिए हो। ओके, उसके लिए काफी स्टेप्स ले दिया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है सेंटर्स में, वो उसी से कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, कोल्ड चेन मेंटेन करें, डेट के जगह कोई नहीं हो, ज्यादा तरह वैक्सीन नहीं हुआ है, ज्यादा तरह वैक्सीन सेंटर में आदमी नहीं आया, तो हमारा ये ऑफलाइन में रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो इन्वेंट्री इतना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, इतना बंद हो गया क्या नहीं है, कहाँ पे आगे। तो अगर हम इसको सही ढंग से दें डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ख्याल से हम लोग स्मूथली फर्स्ट में से वैक्सीनेशन अच्छा से जा सकते, प्रोवाइडेड हमारा वेट 1% है। अभी 6-7 तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, टारगेट है 1%। हमारा हेल्थ वर्कर्स का नहीं, गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया, आपने, ये हम सब मिल करके तो ये फाइट करना है, सो दैट द वैक्सीनेशन आफ्टर फर्स्ट में से प्रिवेंट। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, आपने इससे पहले अभी एक स्टडी बताई थी, एक एनालिसिस बताया था सप्लाई और डिमांड चेन को लेकर। आपको क्या लगता है, अब क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना है, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन है, हम क्या उस स्तर तक ला पाएंगे उस प्रोडक्शन को, कि अभी भी ऐसी खबरें जरूर सुनने को मिलेंगी कि यहाँ कमी हो गई, वहाँ कमी हो गई, वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे दिमाग में भी लोगों के एक ऐसा असर पड़ेगा कि चलो भाई वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, क्योंकि जब सरकार ही उस चीज को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा नहीं लेगी, इन्वॉल्व नहीं होगी, तो लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। शिवानी, मैं बहुत बहुत प्रखरता से मुखर होकर इस बात को कहूंगा। जी बिल्कुल। देखो, हिंदुस्तान में जो वैक्सीन की बर्बादी की बात हुई है ना, उसको समझने की जरूरत है। आज जहां वर्ल्ड सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है, कैसे वो एक्सपेक्ट करते हो कि आपका IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट हिस्ट्री का बात करके और मेडिकल को मैनेज कर लेगा? ये उन्हीं लोगों को बनाए हुए दिशा निर्देश के कारण ये बर्बादी होती है। हमारा मेडिकल में भी मैनेजमेंट अलग हो गया है, क्लिनिकल अलग हो गया है। जो क्लिनिकल काम कर रहे हैं मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हैं लेकिन मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखो, समझने की जरूरत है शिवानी, क्या होता है। स्टार्टिंग में वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें थी, आपने दिशा निर्देश दिया जिसमें एज बार लगाया और कोमोर्बिडिटीज लगाई। उसमें अगर आपने ओपन किया होता, जैसे अरब कंट्री ने किया, भूटान ने किया, हम ही से वैक्सीन लिया उन लोगों ने, इजराइल ने किया, 18 से ऊपर सभी को वैक्सीन लगा देना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, शाम के समय ओपन वॉक इन काउंटर खोलते हैं,
जो वैक्सीन की डोज बच रही बर्बाद नहीं होने दो, जो भी आए लगा के चले जाएं, आपका वैक्सीन सेफ होता है। दिशा निर्देश में दिया हुआ था नहीं, आप 45 के नीचे नहीं लगा सकते हैं, वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई तो 10% जो वेस्टेज ऐसे हम मानते हैं होगा। अभी क्या करना चाहिए, आप कंपनी से बात कर लीजिए कि कितनी सप्लाई आप दे सकते हैं, हमारी डिमांड इतनी है। अगर पूरी नहीं हो रही है, अभी से आप मार्केट ओपन करके दूसरी कंपनी को इन कराइए। जो अफोर्ड करके लगा सकते हैं अफोर्ड करके दूसरी कंपनी का लगाएं, जो गवर्नमेंट दे सकती है गवर्नमेंट दे। एम एक है, चाहे पैसा खर्च करके हो चाहे सरकार स्पॉन्सर्ड हो, वैक्सीनेट सबको कराओ जी। दूसरा कोई तरीका नहीं कि जितना समय देंगे वायरस म्यूटेट करता जाएगा। एक समय ऐसा आ सकता है कि वैक्सीन नाकारगर हो जाए, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसके चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीन लगने के बाद, मैंने पहले भी कई बार ये सवाल किया है, डॉक्टर अनीता से भी पूछा था, आपसे भी एक बार फटाक से एक राय आपकी लेना चाहूंगी कि वैक्सीन लगने के बाद क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। 40 मिनट आपको ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां बेसिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन मतलब कोई खास अगर साइड इफेक्ट हो रहा है वहां चेक किया जाएगा। उसके बाद घर जाए, 48 घंटे तक आपको हल्का बुखार, वैक्सीन की जगह पे दर्द, सर में दर्द, सर्दी नजला जैसा महसूस करना है, बदन में दर्द हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं, सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट लेनी है। उसके बाद मेजॉरिटी कुछ नहीं होता है। जिनको कोई और तकलीफ है, हार्ट की, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। अगर कोई खराबी होती है तो डॉक्टर आपका कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अंशुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो अब आज से 18 साल से ऊपर के मरीजों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लें। जिस तरह वोटिंग के लिए एक उत्सव की तरह उसको मनाया जाता है, उसी तरह वैक्सीनेशन को भी एक उत्सव और त्योहार की तरह मनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। इसी के साथ इसमें इतना ही। धन्यवाद।